सो वेलकम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और वो है मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, जेई एडवांस का जो सीरीज हमारा चल रहा है उसमें हमने फिजिक्स में एक चैप्टर फिनिश कर दिया है। कौन सा याद है? हाँ, बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स। देखिए, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। जितने पॉसिबल चीज़ जो है जो आपके जेई एडवांस में यूज आ सकता है फिजिक्स में, उन सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, चैप्टर नंबर 1। और एक्चुअली अगर आप एनसीईआरटी में देखो ना, तो वहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री दिया हुआ है। हम सारे चीज़ों को जो वहाँ कवर किया है ना, वो यहाँ नहीं कवर करने वाले हैं, जो शुरू में दिया रहता है ना, यूनिट्स वगैरह, क्योंकि वो यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशन में उस चीज़ें कवर की जा चुकी है या की जाती है। ठीक है ना, हम सिर्फ यहाँ पे जो हमारा मेन मकसद है, क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, उसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ मोल कॉन्सेप्ट का, मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक तो लिख ही दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो मोल कॉन्सेप्ट में एकदम बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं कि भाई कैसे आया, कहाँ से आया ये टर्म जो है एटम, मतलब किसने नाम दिया। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपने 9-10 तो पढ़ा ही होगा ना। हाँ, तो 9-10 में आप इंटरेक्शन पहले ही कर चुके होते हैं इस चैप्टर से। वहाँ पे आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये मोल क्या है, कहाँ से आया, इतना बड़ा नंबर, ये क्या चल रहा है भाई। कहीं पे एटॉमिक मास है, कहीं पे एटॉमिक वेट है, कन्फ्यूजन हो जाता है। मास, वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, तो इन सब का कन्फ्यूजन यहाँ पे पूरी तरह से दूर हो जाने वाला है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, अगला जो भी लेक्चर्स आएंगे आप उसको भी देखें, आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एटम भैया की। एटम, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एटम का जो नाम है, नामकरण है, इसके बारे में जो कुछ जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो सबसे पहले किसने दिया था? सोचिए 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 सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए। हाँ, सोच लिया। चलिए, आपको लगता होगा कि अरे यार, इतना लल्लू लाल, इतना आसान सवाल, एटम के बारे में तो हमारे जॉन डाल्टन साहब ने दिया था, है ना, यही सोचा ना। लेकिन ऐसा नहीं है ना। देखिए, एटम के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो बताया था वो एक बहुत ही ग्रेट फिलोसफर, उनका नाम है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस, देखो RI क्रीटस लिखते हैं लेकिन बोलते हैं क्रेटस। डेमोक्रिटस एक ग्रेट फिलोसफर थे, और इनके बारे में अगर आप जानो तो बहुत मज़ेदार टाइप के आदमी थे ये, एकदम हंसमुख टाइप के, है ना। ये दूसरे को मजाक उड़ाते थे और हंसते थे, जो कोई गलती करता है ना उस पर हंसते थे, मतलब लाइफ का फुल मजा लेते थे, इसीलिए इनको लाफिंग फिलोसफर भी बोला जाता है। अगर आप इनके फोटो देखो या कहीं पे पिक्चर देखो ना, या मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो भी है, इनको देखो ना, तो ये हंसते हुए उसमें दिखते हैं, क्योंकि इनको क्या बोलते हैं, लाफिंग फिलोसफर। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ही एटम के बारे में कुछ कहा। इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई, जो भी मैटर है हमारे आसपास, जो भी मैटर है, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करो और डिवाइड करो और डिवाइड करो, डिवाइड करते जाओ, एक समय आएगा जब ये फर्दर डिविजिबल नहीं होगा। इसी को इन्होंने क्या बोला, एटम बोल दिया। समझे क्या? ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, बताया ना। इन्होंने समझो कि 2500 साल पहले, 25 ईयर्स एगो ये बातें बताई। सोचो, ये जो फिलोसफर थे ना, एक्चुअली ये प्री सोक्रेटिक फिलोसफर थे। आपको पता है ना? अगर नहीं पता है तो आप जानकारी के लिए नोटिस कर सकते हैं कि देखिए, एक सोक्रेट्स थे जो बहुत ही बड़े फिलोसफर थे। उनके स्टूडेंट प्लेटो, उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल का नाम सुना ही होगा ना। हाँ, तो ये लोग बड़े बड़े फिलोसफर थे। ये बहुत अच्छे चीज़ों को मतलब सोचते थे, नेचर के बारे में सोचते थे, या फिलॉसफी जो भी होता है उसके बारे में सोचते थे, अपना व्यूज़ है ना वो सामने रखते थे दुनिया के सामने। चलिए, हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हाँ, इन्होंने जो थ्योरी दिया ना, क्या बोला इन्होंने कि जो भी मैटर है ना, उसको अगर डिवाइड करते जाओ तो फर्दर डिविजिबल नहीं आएगा। एक समय आएगा जब वो फर्दर डिविजिबल नहीं आएगा, उसको इन्होंने क्या बोला, एटम। समझे? और इन्होंने जो थ्योरी दिया, उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। तो यहां से शुरुआत होती है एटम का। समझे?
एक्चुअली हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ों को, एकदम हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स है उसको हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ही ना, ठीक है। चलिए, तो डेमोक्रेटस ने ये जानकारी दी, समझे। चलिए दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम एक बहुत ही महान ऋषि के बारे में जानेंगे जिनका नाम है ऋषि कनाद। ये एक बहुत ही महान ऋषि थे। इन्होंने अपने ग्रंथ में बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी जो कि मतलब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हम सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, कुछ ही पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं हम वो देख ले रहे हैं। उन्होंने एटम के बारे में क्या क्या है इसके बारे में बस थोड़ा सा हम जानेंगे। देखिए, इन्होंने डेमोक्रेटस के पहले ही, डेमोक्रेटस ने जो थ्योरी दिया ना, थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, उसके पहले ही इन्होंने बता दिया था कि भाई मैटर जो होता है उसको आप डिवाइड करो, सब डिवाइड करो, एक समय आएगा जब वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इन्होंने बोल दिया था, समझे क्या। और एनर्जी और मास का रिलेशन भी एक टाइप से इन्होंने दे दिया था, जो अभी हम इसमें नहीं इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बात को समझो, ठीक है। और उन्होंने उस छोटे से जो पार्टिकल होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको उन्होंने बोला परमाणु। अब देखिए, एटम जो होता है उसका हिंदी भी क्या होता है, परमाणु होता है, सीधी बात है, समझे क्या। एटम का हिंदी क्या होता है, परमाणु होता है। तो इन्होंने बहुत पहले जानकारी दे दी थी, लेकिन ये हमारी दुर्भाग्य है जो हम अपने हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं जो ग्रंथ में लिखी हुई है उसको हम रिटेन नहीं कर पाए, दुनिया के सामने नहीं रख पाए। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो अभी हमें पता चलता है यार साइंटिफिकली ये ऐसा है वैसा है, इसको बहुत पहले ही हमारे पौराणिक ग्रंथों में ये इंफॉर्मेशन दे जा चुकी है, समझे। अब चलिए डाल्टन भाई साहब के बारे में बात हो जाए। एक्चुअली डाल्टन, जॉन डाल्टन, कुछ लोग डाल्टन बोलते हैं, वो गलत है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन was the first scientist who adopted Democritus theory in his first modern atomic model, समझे। In early 19th century he proposed atomic theory. He made careful study of color blindness. जो color blindness हमें होता है ना, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी डीप स्टडी किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ही कीप्स डेली रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर फॉर 57 ईयर्स। आप सोचो, एक बंदा जो 57 साल 57 ईयर्स तक लगातार टेम्परेचर का रिकॉर्ड रख रहा है, डेली बाय डेली। जिस तरह से हम अपने डेली क्या किया, कैसे किया, कुछ लोग हैं ना रिकॉर्ड रखते हैं, लिखते हैं, वैसे। ही वॉज वेरी इंटरेक्टिव विद नेचर। और इन्होंने नेचर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी की जो कि बाद में चलकर बहुत यूज में आया। तो चलिए आते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो उन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में दिया था। ये तो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच ही गया है। तो एटॉमिक थ्योरी के अनुसार, इनके एटॉमिक थ्योरी के अनुसार, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। जितने भी मैटर हैं हमारे आसपास हैं या दूर है या बहुत दूर है, ये जितने भी मैटर हैं ना, सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, कॉल्ड एटम। उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। विच इज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पहला स्टेटमेंट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, पहला स्टेटमेंट। देखिए, लेकिन आजकल जो साइंस है ना इतना डेवलप कर चुका है, इतने सोफिस्टिकेटेड डिवाइस आ चुका है हमारे पास, टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो चुका है कि सिर्फ एटम को मोर देन 70 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बहुत पहले की बात है, चलो रहने देते हैं। उन्होंने जो भी बोला हम ये समझ गए, सीख लिए, ठीक है। क्या बोला कि एटम जो है ना वो छोटे छोटे, जैसे नहीं बोलते हैं, जैसे सेल होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है, उसी तरह जितना भी मैटर है ना वो एटम से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है, जो कि इनडिविजिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन क्या वो सही है अभी के दौर में? नहीं। एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे ना, हम पहले इनके थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर उनका ड्रॉबैक भी देखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। अब देखिए, सेकंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये बोला कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट है हमारे पास और वो क्या है, एटम से मिलकर बना हुआ है, तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, इंपॉर्टेंट है, शेप, साइज, मास
और केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो या अदर प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, केमिकल फिजिकल सब लिख सकते हो, ये फिजिकल में आ गया ऑब्वियसली, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दूसरा स्टेटमेंट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके जितने भी एटम हैं सब एक ही जैसा होगा, सबका शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, सबका मास सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका भी ड्रॉबैक है। अगर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात आएगी तो ये लिख देंगे, ठीक है, लेकिन अगर ड्रॉबैक की बात आई तो देखिए आइसोटॉप। आइसोटॉप आपको पता है ना, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। एक होता है प्रोटियम, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, यहाँ 1 1, यहाँ 1 2, यहाँ 1 3। एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम, है ना। देखिए यहाँ मास नंबर, यहाँ नीचे एटॉमिक नंबर है और ऊपर क्या होता है, मास नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होता है ना, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, और प्रोटॉन कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर यहाँ चेंज नहीं होगा। हाँ, मास नंबर चेंज हो गया, यहाँ एक प्रोटॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, यहाँ एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, समझे क्या। तो हाइड्रोजन ही देखो 3 तरह के एलिमेंट है हाइड्रोजन के। अभी आप बोल रहे थे कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एलिमेंट तो सेम है लेकिन उनका शेप, साइज, मास सब अलग अलग है ना भाई, समझे क्या। तो इसका एक्सेप्शन क्या आ जाता है, या एक्सेप्शन बोलो या ड्रॉबैक बोलो, वो क्या आ जाता है, आइसोटॉप। क्या हो जाए, आइसोटॉप्स। देखो दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, 12। देखो एक 14 होता है ना। इसका यूज होता है कार्बन डेटिंग, एज फाइंड किया जाता है, फॉसिल फ्यूल वगैरह जो भी डेड बॉडीज बहुत एकदम हजारों साल पहले का, तो ये कार्बन डेटिंग यूज होता है कॉन्सेप्ट। उसमें कौन सा कार्बन यूज होता है, कार्बन 14। ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, समझ में आई ना बात। इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट था कि कोई एलिमेंट जो है एक ही टाइप का एटम हो, एक ही साइज हो, सेम सबका मास हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, लेकिन क्या ऐसा है, नहीं। वही एलिमेंट जो हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अलग अलग मास आ गए, शेप आ गया, साइज आ गया, तो इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को यहाँ पे लिख रहे हैं, और उसमें क्या ड्रॉबैक है इसको भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, तीसरे स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। अब पहले आप इसको लिख लीजिए। अब चलिए तीसरे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट की तरह ही है, थोड़ा सा उल्टा है। अब देखिए क्या है, तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, डिफरेंट मास, है कि नहीं। लेकिन क्या है कि एक होता है आइसोबार, आपने पढ़ा होगा आइसोबार, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, पोटेशियम होगा, आर्गन होगा। देखिए एटम ऑफ द सेम, एटॉमिक नंबर जो है इनका अलग अलग होता है, जैसे इसका हो गया आपका 18 हो गया, ये 90 हो गया, 20 हो गया, इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40, समझे क्या, मास तो सेम आ गया। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। तो सबसे पहले हमने तीसरा स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, उसके बाद में वो कहा उसका ड्रॉबैक क्या है, आइसोबार्स, ये ड्रॉबैक है। सेकंड स्टेटमेंट का ड्रॉबैक क्या था, आइसोटॉप्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट था कि भाई एटम इंडिविजुअल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। अभी इसको, अभी मॉडर्न, अभी के दौर में लगभग 60 से अबव 70 के अराउंड हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, समझे क्या, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका चौथा स्टेटमेंट क्या है कि एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, समझे ना, क्या है, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये क्या है, इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख ले। हाँ ऑब्वियसली, देखिए H2O, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन का एटम है, 2 हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 2.25 हाइड्रोजन आ जाए और कहीं ऑक्सीजन जो है 0.75 आ जाए, इस टाइप का कभी नहीं होगा, ठीक है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये चौथा स्टेटमेंट था, समझ में आ गया ना। जैसे CO2, सॉरी दूसरा लिखो, H2SO4 सुना है ना, हाँ। तो 4 ऑक्सीजन के एटम है, 1 सल्फर के एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है, समझ में आया ना। तो एटम ऐसा फ्रैक्शन में नहीं आएगा कि भाई ऑक्सीजन का 3.25 एटम, 3.75 एटम, तो ऐसा नहीं आएगा। हमेशा किस में आएगा, रेशियो स्मॉल होल नंबर। जैसे इसका बात करूं तो क्या हो गया 2:1, इसका बात करूं तो क्या हो गया 2:1:4। 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर के एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम है, समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कोई सोचे कि सिर्फ और सिर्फ CO2 ही बनता है, ऐसा नहीं है। CO2 के अलावा CO भी बन सकता है ना। आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन जब बहुत कम है तो CO बनता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो CO2 बनता है, समझ में आया ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके 2 एटम है ना, तो डिफरेंट रेशियोज में देखो, यहाँ पे 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है, तो डिफरेंट रेशियो, मोर देन वन कंपाउंड बना लिया कि नहीं। उसी तरह SO2 SO3 किस रेशियो में बना है, देखिए ये 1:2 हो गया, ये 1:3 हो गया, है ना। यहाँ देखिए NO2 N2O, ये 1:2, 2:1, 1:2, 2:1। तो ऐसे नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का और भी बहुत कंपाउंड बनता है, N2O4 भी बनता है, समझे क्या। ये 1:2 ही हो जाएगा फिर भी, ठीक है ना। तो लेकिन कंपाउंड अलग है, ये और ये कंपाउंड अलग है, हम इसकी डिस्कस बाद में करेंगे आगे, बहुत आगे। अभी ये जानो कि 2 एलिमेंट मतलब अलग अलग रेशियो में कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ एक ही टाइप का कंपाउंड बनेगा, C और O मिलकर CO2 ही बनेगा, ऐसा नहीं है, CO भी बन सकता है। डिफरेंट कंडीशन पे ये डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे वो कंडीशंस भी सीखेंगे, और साथ ही साथ वो जितने भी रिएक्शन है ना, हम सब अच्छे से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए। देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो कुछ एलिमेंट्स मिलकर कुछ कंपाउंड को बनाते हैं, कभी कभी कुछ कंपाउंड्स मिलकर कुछ दूसरे कंपाउंड को बनाते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो ऐसे ही नहीं हो जाता है, कुछ भी लाया कुछ भी बन गया, कितना भी लाया कितना भी बन गया। ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या फॉलो करते हैं, कैसे कंपाउंड बनता है, उन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं, और वो हम इन 5 लॉ के द्वारा जानेंगे। हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रोज लॉ। यहाँ पे एक और है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो अभी जब समय आएगा मैं उसको भी बता दूंगा। फिलहाल हम इन 3 पे फोकस करने वाले हैं, और उसके बाद जब टाइम आएगा तो फिर इन दोनों पे भी हम फोकस करेंगे और इसको अच्छे से डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन लिया, कितना 2 ग्राम लिया, ठीक है। और इसके साथ मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, और वो कितना लिया 16 ग्राम लिया। अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आता है वाटर। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इधर से हाइड्रोजन लाया उधर से ऑक्सीजन लाया, ऐसे से एकदम कर दिया और रिएक्शन हो जाता है, नहीं। हर एक चीज़ का एक कंडीशन होता है, उसकी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, आगे देखेंगे जब केमिस्ट्री आगे बढ़ेगा तो, ठीक है। बस ये समझिए कि हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया 16 ग्राम, और दोनों को कंप्लीटली रिएक्ट कराया, और क्या बन गया, दोनों से 18 ग्राम वाटर ही बनता है भैया, समझे कि नहीं। 18 ग्राम वाटर ही बनता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट का जो मास है, देखिए 16 + 2 18 ग्राम, और प्रोडक्ट का जो मास है 18 ग्राम। ना तो कोई मास में इंक्रीमेंट होता है और ना ही मास में डिक्रीमेंट होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ये लॉ क्या बोलता है कि जो भी रिएक्टिंग मिक्सचर का जो मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो दोनों सेम ही आता है,
केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, मास चेंज नहीं होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं बहुत सुंदर। देखिए, अगर मेरे पास मीथेन है, आपको पता है मीथेन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, और इसके बाद क्या बनाता है, CO2 और H2O, ठीक है। अब यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 डाल दिया और यहाँ 2 डाल दिया। देखो तो बैलेंस है क्या, यहाँ 4 ऑक्सीजन, उधर 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन 4, बैलेंस्ड रिएक्शन है। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट में ही हम बैलेंसिंग सीख लेंगे आगे जब समय आएगा, तो है ना, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे चुटकी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मेरे पास अगर मीथेन है और ये 16 ग्राम मैंने मीथेन लिया है ना, और ये जो है 64 ग्राम क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। 16 ग्राम मीथेन लिया, 64 ग्राम मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये कितना बनता है, 44 ग्राम बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और 36 ग्राम बनता है वाटर। देखो तो दोनों सेम ही है क्या, 80 ग्राम, ठीक है। यानी रिएक्टेंट साइड जो है, जो मास है टोटल, और प्रोडक्ट साइड जो मास है वो टोटल हमेशा सेम ही आने वाला है, ठीक है। यही बात बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास कंजर्व रहता है भैया, ठीक है। अब ये क्या एकदम यूनिवर्सल है, क्या ये कभी गड़बड़ नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, ये तो लॉ तो समझ गए ना, अब कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन एक होता है जिसमें कि मास जो है ना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ जो ये रूल है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वैलिड नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, मास जो रिएक्टेंट का होता है वो प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। जो भी रिएक्टेंट का मास होता है, प्रोडक्ट में जाकर वो मास कम हो जाता है, और जितना मास कम होता है वो टोटल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में आइंस्टाइन ने बोला था कि भाई E = Δmc²। ये जो c है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट है, और आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलो या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोलो, क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। और मास Δm, ये जो मास जो है ना चेंज होता है रिएक्शन में, ये वो है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन में ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये फेल हो जाता है, ठीक है। सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में ही नहीं, वहाँ पे देखिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं और एक और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, H2 बनते हैं। समझे क्या? अगर मैं एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूं तो हाइड्रोजन का जो मास होता है ना, जो भी कुछ भी होता होगा, और इसका भी हाइड्रोजन का मास, अगर मान लेते हैं इसका x ग्राम है और इसका भी x ग्राम है, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई दोनों जब मिल जाएंगे तो 2x ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया कि भाई ये 2x - ΔX एकदम थोड़ा सा मास कम आता है, 2x से थोड़ा सा मास कम आता है। तो आप सोचेंगे कि भाई 2x से थोड़ा सा मास कम क्यों आता है? एक्चुअली वो मास कम इसलिए आता है, ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, HH, जो भी एनर्जी है ना, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब E = Δmc² जो होता है ना, किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी का रिलीज होना जरूरी है। आप आगे पढ़ेंगे, समझे क्या? तो ये हल्का सा चेंज हो जाता है, बस ये नॉलेज के लिए याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े क्या? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। चलिए, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम समझ गए। अब देखिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक लॉ पढ़ लिया है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको एक और नाम से जानते हैं, और वो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। दोनों एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको समझते हैं। इस लॉ को किसने दिया था? फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रुस्त। फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रुस्त, ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है ना। अब क्या कहा जाता है इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सेम कंपाउंड इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट क्या बोलता है। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है,
क्या है, हाइड्रोजन है, और इसको मिलाया ऑक्सीजन से, रिएक्शन कराया हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से, और मुझे मिल गया वाटर। मुझे क्या मिला, वाटर। अगर 2 यूनिट मास अगर मैंने हाइड्रोजन लिया, 2 यूनिट मास हमने क्या लिया, हाइड्रोजन का लिया, और ऑक्सीजन क्या लिया, कितना, 16 यूनिट मास। बहुत ही सिंपल है, 2 यूनिट मास किसका लिया, हाइड्रोजन का लिया, और 16 यूनिट मास किसका लिया, ऑक्सीजन के लिया। तो हमने क्या पाया, 18 यूनिट मास किसका, वाटर का। अब हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, एक्चुअली क्या है कि हाइड्रोजन का अगर 2 यूनिट लिया है ना, तो ऑक्सीजन का 16 यूनिट लेना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन का 1 यूनिट लिया ना, तो किसका, ऑक्सीजन का 8 यूनिट लेना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन में 2 kg लेता हूँ, तो ऑक्सीजन मुझे 16 kg लेना पड़ेगा। ये रेशियो है ना एकदम फिक्स होता है। अगर मतलब रेशियो की बात करूँ, हाइड्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने तो यहाँ वेट लिखा है और यहाँ पे आप मास की बात कर रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों को सेम ही ट्रीट करना है, ठीक है। शुरू में मास और वेट को लेकर उतना ज़्यादा लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, एक ही टर्म को मास और वेट दोनों एक ही तरह ट्रीट करते थे, तो इसीलिए। लेकिन फिजिक्स में दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। बस केमिस्ट्री में खास करके मोल कॉन्सेप्ट में दोनों को सेमी ट्रीट करना। अब देखिए मैं क्या बोल रहा था कि मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, या वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए 2/16 मतलब 1/8। अगर दोनों का रेशियो बताऊं, मतलब हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो ये 1:8 आता है। क्या है इसका मतलब, ये जो लॉ है ना, ये बोलता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमेशा, ध्यान रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमेशा 1:8 रेशियो में कंबाइन होंगे बाई मास और बाई वेट। जब भी वाटर बनेगा तब, समझे क्या, जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा तो उसमें 8 यूनिट मास किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, 1 यूनिट मास किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। समझे क्या, तो ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहने का मतलब साफ है कि कहीं पे भी वाटर कहीं का भी हो, चाहे वो पटना का हो, चाहे पुणे का हो, चाहे पटियाला का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे आपके घर का हो, चाहे आपके पड़ोसी का घर का हो, कहीं का भी वाटर, चाहे रसिया का हो, चाहे यूएसए का हो, कहीं का भी वाटर जो है वो हमेशा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ना, उनका वेट का जो रेशियो होता है ना, वो 1:8 होता है ना। सिंपल। चलिए इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए। अब चलिए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे हमने यहाँ बहुत ही सिंपल, मतलब दुनिया का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन जो होता है ना मोल कॉन्सेप्ट में, वो हमने यहाँ पे दिया है। आप इसको बनाइए, बस आपके पास 1 मिनट टाइम है, वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ H2O विल बी फॉर्म इफ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कंप्लीटली विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि ये जो है इसमें आपको यूज करना है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना है, सिचुएशन को समझना है। दे भी सकता है कि भाई हाँ यूज कीजिए डेफिनिट प्रोपोर्शन, लेकिन नहीं देगा, ज़्यादातर चांस ये है कि नहीं देगा। आपको कॉमन सेंस से क्वेश्चन को समझना है और कौन सा लॉ अप्लाई होगा वो सोच समझ कर लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए इसको, 1 मिनट टाइम है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, आई होप आपका आंसर आया होगा। चलिए मेरे आंसर से मैच करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये किस रेशियो में आते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको पता है, थोड़ी देर पहले बताया था, 1:8 में कंबाइन होते हैं, तब जाकर पानी बनता है, वाटर। समझे, मतलब 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है पानी बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए, ठीक है, ताकि कंप्लीटली दोनों यूज हो जाए, ठीक है। उसी तरह
अब ये ग्राम ये है तो 8 ग्राम ये, यूनिटरी मेथड यूज करो ना भाई। 1 ग्राम हाइड्रोजन, सिंपल है, लिखना पड़ रहा है इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। 1 ग्राम हाइड्रोजन तो कितना ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है। 3 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 24 ग्राम ऑक्सीजन यूज होगा, तब जाकर पानी बनेगा। तो हो गया ना, पानी कितना बनेगा, 3 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 24 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब 27 ग्राम आंसर आ गया, है ना। बहुत ही सिंपल था यार, लल्लू लाल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आई होप आपका ये आंसर आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड। हमारे पास एक मेटेलिक कॉपर था जिसको हमने नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाया, सब्सिक्वेंट इग्निशन वाज 2.70, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ वो कितना हुआ, 2.70 ग्राम। कॉपर कितना था, 2.16 ग्राम। समझे क्या। दूसरे एक्सपेरिमेंट की अगर बात हो रही है तो वो भी समझ लेते हैं। इन अदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इस बार कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है जिसका जो वेट है वो क्या है, 1.15 ग्राम है। ऑन रिडक्शन इल्ड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर, मतलब रिडक्शन किया गया इसका तो 0.92 ग्राम कॉपर आया। अब आपको बताना है सो दैट द रिजल्ट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आपको ये दिखाना है कि भाई ये जो भी रिजल्ट है दोनों में, पहले एक्सपेरिमेंट में और दूसरे एक्सपेरिमेंट में, ये प्रूफ करता है या ये शो करता है किसका, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जो अभी पढ़ा ना हमने, या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को प्रूफ करता है। चलिए इसको प्रूफ कीजिए, इसको बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आई होप आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। देखिए हम अप्रोच डेवलप करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सोचेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है कि सो दैट रिजल्ट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, डेफिनिट प्रोपोर्शन, वही तो हुआ ना, डेफिनिट प्रोपोर्शन अभी पढ़े थे ना, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े थे। तो ये क्या बोलता है कि अगर दो एलिमेंट्स जो है कंबाइन किए हुए हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, अगर एलिमेंट्स कंबाइन होकर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो कंबाइन होता है ना, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट होता है। तभी तो बताया था ना कि 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है और 8 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है, तो 9 ग्राम वाटर बनता है। मतलब वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है बाय वेट वो फिक्स होता है, और वो क्या होता है, 1:8। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं तो वेट ऑफ द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है, याद रखना, ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटिंग ऑफ 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर। मतलब कॉपर, मेटेलिक कॉपर, यहाँ पे वेट ऑफ कॉपर, कलर चेंज करते हैं ताकि अच्छा दिखे, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर या CU लिखो ना भाई, कितना दिया हुआ है, 2.16 ग्राम दिया हुआ है। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें एलिमेंट्स को देखना है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है। चलिए तो वेट ऑफ कॉपर जो है वो कितना दिया है, 2.16 ग्राम। ट्रीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड, सब्सिक्वेंट इग्निशन वाज 2.70। मतलब कि कॉपर ऑक्साइड जो ऑब्टेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना हो रहा है, 2.70। अब ध्यान से सुनो, कॉपर ऑक्साइड 2.70 है, कॉपर का उसमें वेट है 2.16, तो क्या मैं ऑक्सीजन का वेट निकाल सकता हूं, वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली निकाल सकता हूं। देखना 2.70 ग्राम, इससे सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 0.54, यस 54 ग्राम आ गया। मतलब कॉपर ऑक्साइड जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें ऑक्सीजन कितना है, 0.5 ग्राम, और कॉपर कितना है, 2.16 ग्राम। समझे क्या।
अब देखिए, अब हम रेशियो निकालते हैं भाई, कॉपर का वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए वेट ऑफ कॉपर कितना है 2.16 ग्राम, और वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, वेट ऑफ ऑक्सीजन 0.54। अरे भाई इसको देखकर अगर दिल नहीं धड़का तो आपका दिल नहीं पत्थर है। अरे भाई देखो यहाँ से 2 शून्य उधर 2 शून्य इधर कट गया, 4 टाइम्स आ जा रहा है। मतलब कि कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना वो कितना आ रहा है, रेशियो 4:1 आ रहा है पहले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अगर हम दूसरा जैसे यहाँ पे इन अदर एक्सपेरिमेंट, अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें भी अगर कॉपर ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 4:1 आ जा रहा है कॉपर ऑक्साइड में, तो हो गया ना प्रूफ, हमने शो कर दिया ना क्या, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये कि ये निकल गया। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड इसमें कितना, कॉपर और ऑक्सीजन कितने रेशियो में आया 4:1 में। चलिए बाई वेट, क्या बोला बाई वेट। दूसरा इस चीज को मिटाते हैं। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पॉज करो भाई और इसको लिखो। हो गया, पॉज हो गया, चलो मिटाओ, चलो बढ़िया। अब देखो दूसरे एक्सपेरिमेंट में, इन अदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड का वेट कितना है भैया 1.15 ग्राम है कि नहीं। ऑन रिडक्शन इल्स 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर, जब इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो कॉपर जो ऑब्टेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, आपको तो पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अरे भैया ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुटता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन चला जाता है ना। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबसे सिंपल यहाँ पे हम वही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ऑक्सीजन भैया साहब चले गए तो कॉपर जो ऑब्टेन हुआ वो कितना हुआ, कितना 0.92 ग्राम, 0.92 ग्राम। कॉपर ऑक्साइड कितना लिया था 1.15 ग्राम, कॉपर कितना ऑब्टेन हुआ रिडक्शन से 0.92 ग्राम। इसका मतलब ऑक्सीजन भागा कितना, ऑक्सीजन भागा कितना, भागा इतना माइनस इतना, है कि नहीं, सिंपल 1.15। ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, माइनस 0.92 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, हाँ 0.23 ग्राम। इतना ऑक्सीजन भाई साहब चले गए। मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट में जिसमें हमने वेट लिया था कॉपर ऑक्साइड का वो 1.15 ग्राम था, हमें कॉपर कितना ऑब्टेन हुआ 0.92 ग्राम, ऑक्सीजन कितना ऑब्टेन हुआ 0.23 ग्राम। देखते हैं भाई क्या कॉपर और ऑक्सीजन जो है वो 4:1 में आता है कि नहीं। मतलब वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। चलिए वेट ऑफ कॉपर कितना आया 0.92, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.23। ओ भाई साहब ये तो 4 से चला जा रहा है, मतलब यहाँ भी आ गया 4:1। बस हो गया प्रूफ। तो चलिए अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ते हैं और इस बार हमारे पास नेक्स्ट लॉ है और वो क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। एक्चुअली इस लॉ को किसने दिया, जॉन डाल्टन। दिस लॉ वॉज गिवन बाई जॉन डाल्टन, आप तो जानते हैं इनको। अब देखिए, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the different mass of one element which combine with the fixed mass of other element bears a simple whole number ratio। आसान भाषा में अगर बात करूं तो अगर हो क्या होगा कि एलिमेंट्स जो है कंबाइन करते हैं, ठीक है, और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। मतलब मान लेते हैं 2 एलिमेंट है, जैसे SO2 हो गया, SO3 हो गया, तो 2 एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, यानी 2 कंपाउंड बना रहे हैं। उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। 2 एलिमेंट है, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। CH यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे C2H6 है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो अगर एक को फिक्स किया जाए, एक के मास को फिक्स किया जाए, तो दूसरा जो है ना, दूसरे का जो मास होता है, जैसे यहाँ पे जैसे सल्फर है, तो मान लेते हैं सल्फर कितना है यहाँ पे 32 ग्राम,
इसमें और इसमें 32 ग्राम है। तो बचा कौन? ऑक्सीजन बचा। तो ऑक्सीजन पहले वाले में कितना है? पहले वाले में 32 है और दूसरे वाले में कितना है? इसमें है 48 है। तो अगर एक का मास फिक्स कर दूं तो दूसरे जो एलिमेंट आता है ना उसका जो मास है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है। देखिए यहाँ पे 2:3 में आ गया, है कि नहीं? सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी दो एलिमेंट जो हैं मिलकर दो अलग अलग कंपाउंड बनाए हैं। तो इसमें एक को अगर फिक्स कर दूं, चलिए हम कार्बन को फिक्स करते हैं। तो कार्बन का मास जो है इसमें जो है 12 ग्राम और इसमें 12 ग्राम मान लिया। तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पहले वाले में कितना आएगा? 16 ग्राम और दूसरे वाले में 32 ग्राम। तो उनका रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:2 आ जाएगा। मतलब ये कि एक का मास आप फिक्स कर दो तो बाकी दूसरा जो एलिमेंट है ना वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा देखिए CH4C2H6। आपको क्या लग रहा होगा कि सर यहाँ सल्फर और कार्बन दोनों सिंपल मतलब एक ही हैं, इसीलिए आप उसको कांस्टेंट ले रहे हो क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, हम किसी को भी कांस्टेंट ले सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के मास को भी हम कांस्टेंट ले सकते थे। ठीक है, चलिए हम इस एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास CH4 है और C2H6 है। ठीक है, अब देखिए मैंने मान लिया हाइड्रोजन, देखिए इसमें 6 हाइड्रोजन है और इसमें 4 हाइड्रोजन है। तो मान लिया कि हाइड्रोजन जो है वो कितना है? 50 ग्राम है। समझे क्या? 50 ग्राम इस कंपाउंड में भी है, 50 ग्राम इस कंपाउंड में भी है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? देखिए फिक्स मान लिया ना, हाइड्रोजन इसमें 50 ग्राम है, इसमें 50 ग्राम है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो कार्बन इसमें है और जो कार्बन इसमें है दोनों जो है ना सिंपल होल नंबर रेशियो में आएंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए अगर यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, अगर इसमें देखिए ध्यान से देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो कार्बन भाई साहब कितने हैं? 12 ग्राम। तो उसी तरह 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर होगा यूनिटरी मेथड से तो कार्बन कितना होगा? 12/4 ग्राम। तो उस हिसाब से अगर मैं 50 ग्राम ये हाइड्रोजन लेता हूं तो उसमें ये कार्बन कितना होगा? 12/4 × 50, मतलब ये हो जाएगा 150 ग्राम। समझा क्या? 50 ग्राम हाइड्रोजन इसमें लिया तो इसमें कार्बन कितना आया? 150 ग्राम। सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसमें भी अगर आप 50 ग्राम हाइड्रोजन लेते हो तो यूनिटरी मेथड यूज करो। 6 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेते हो तो यहाँ पे 24 ग्राम कार्बन आएगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हो तो 4 ग्राम कार्बन आएगा। उसी तरह 50 ग्राम हाइड्रोजन लेते हो तो 4 × 50 ग्राम मतलब 200 ग्राम कार्बन आया। तो अगर हाइड्रोजन का मास इसमें फिक्स है दैट इज 50 ग्राम, इसमें भी फिक्स है 50 ग्राम, तो पहले वाले में कार्बन का मास कितना आया? 150 ग्राम और दूसरे वाले में कितना आया? 200 ग्राम। दोनों का रेशियो ले लो, क्या आया? 3:4 आया। उसी तरह यहाँ पे भी आप ऑक्सीजन का मास भी फिक्स कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि सल्फर का मास ही फिक्स करे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सल्फर का मास निकालना पड़ता और उसके बाद सिंपल होल नंबर रेशियो निकालकर आपको प्रूफ कर देना होता है कि हाँ भाई ये सिंपल होल नंबर रेशियो में ही आता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो उससे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड वाटर कंटेन्स 5.93% एंड 11.2% ऑफ हाइड्रोजन सो दैट, अरे सो दैट ऐसे नहीं लिखते, SHOW, सो दैट द डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझे क्या? इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, फिर अपन तो बनाएंगे ही इसको। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन परऑक्साइड दिया है। तो आपको तो पता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होता है और ये जो दिया हुआ है ना इसमें हाइड्रोजन क्या है? 5.93% है। दूसरा जो डेटा दिया हुआ है उसमें हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन ही वाटर दिया हुआ है। तो वाटर जो है H2O है, तो H2O में
इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज बताइए। इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.2 है कि नहीं। अब देखिए पहले में भी हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, दूसरे में भी हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए 100 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 100 जो है 100% से 5.93 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया, ये 0 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। मतलब जो ऑक्सीजन जो है H2O2 में वो कितना हो गया 94.07%। समझ में आ गया। दूसरे में जो ऑक्सीजन होगा 11.2% को भी 100 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। 11.2 चलिए ये 10 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये 9, 8 हो जाएगा, ये भी 9, 8 हो जाएगा, 0, 88.8%। मतलब कि अगर हाइड्रोजन इसमें 11.2% है तो बाकी का जो परसेंट है दैट इज 88.8%। वो क्या है, ऑब्वियस सी बात है, वो आपका ऑक्सीजन है। चलिए अब ये जब डेटा आपको समझ में आ गया तो अब दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाएंगे, देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि किसी एक को फिक्स रखिए, किसी एक को, या तो आप हाइड्रोजन को फिक्स रखिए नहीं तो ऑक्सीजन को फिक्स रखिए, और बाकी दूसरा जो है मास, अगर हम हाइड्रोजन का मास को फिक्स रख रहे हैं तो बाकी दूसरा जो मास है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है कि नहीं। तो चलिए हाइड्रोजन को ही फिक्स करते हैं। हमने क्या किया, ये परसेंटेज है ना 5.93 से डिवाइड किया इन दोनों को, तो ये तो 1 हो गया, और ये क्या हुआ 94.07 हो गया। समझे क्या, चलो रेशियो में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखो, सब रेशियो में चल रहा है। हाँ, यहाँ मैंने 11.2 से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, और ये 88.8 डिवाइडेड बाई 11.2 आ गया। मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन का जो मास है उसको मैंने 1 और 1 ये क्रिएट कर दिया है। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 आ गया और यहाँ पे 94.07 है। एक्चुअली ये रेशियो में है तो इसीलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए हाइड्रोजन का भी 1 क्रिएट कर दिया, इधर भी और उधर भी। तो अब जो रेशियो लेना है, एक्चुअली इसको यहाँ पे डिवाइड मुझे करना था, यहाँ जो रेशियो लेना है हमें किस चीज़ का लेना है, ऑक्सीजन का, ये अपन ये। देखिए ये जो आता है ये आता है 15.86 आता है, समझ में आ गया। और ये जो आता है 7.92 आता है, ठीक। अब इसका और उसका रेशियो लेंगे, मतलब 15.86 रेशियो 7.92, तो ये आ जाता है 2:1। सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया, आंसर आ गया, है कि नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा पढ़ा डेफिनिट प्रोपोर्शन, तीसरा पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ओके।